हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का थर्ड पार्ट। आपको याद होगा कि फर्स्ट और सेकंड के वीडियोस आपके पास पहले ही अवेलेबल हैं और अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसके पहले हम एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं कि हमने पार्ट 1 और 2 में क्या पढ़ा था, ताकि आपको जो है एक कंटिन्यूटी जो है, एक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को, वो आपको महसूस हो जाए कि हाँ, Why did बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सेड। अब बिपिन बाबू को इस चीज़ की चिंता क्यों हो रही थी? जो परिमल घोष ने कहा था उनको इसलिए चिंता हो रही थी क्योंकि परिमल घोष ने जो जो बातें कही थी वो बिल्कुल बिल्कुल सही थी, है ना। उनने एक अनजान व्यक्ति के द्वारा बिपिन बाबू ने अपने बारे में सारी पर्सनल बातें सुन ली और उन्होंने कहा कि ये मुझे आप ही के द्वारा बताई गई हैं जब आप रांची घूमने गए थे। तो उनके द्वारा कही हुई सारी बातें सही थी, लेकिन ये बात सही नहीं थी कि वो रांची घूमने गए थे और ना ही बिपिन बाबू परिमल घोष को पहचानते थे। आगे क्या हुआ? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। अब उन्होंने क्या कोशिशें करी इस बात की पुष्टि करने की कि परिमल घोष जो हैं वो सही हैं या उनकी याददाश्त सही है। पहले उन्होंने सोचा कि वो अपने दोस्त जो हैं उनको, बागची जो हैं उनके दोस्त हरिदास बागची, उनको लेटर लिखें, क्योंकि वो उन्हीं के साथ तो थे कानपुर में अक्टूबर में, जैसे उनको याद था कि 1958 की अक्टूबर में वो अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पे पूजा में गए हुए थे। कहाँ? कानपुर। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनको लेटर लिखूंगा तो या तो वो ये सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना, कि मुझे ये बात याद कैसे नहीं है, मैं इस चीज़ की पुष्टि क्यों कर रहा हूँ। और फिर उन्हें ये भी याद आया कि वो तो अपनी पत्नी के साथ जापान में है। तो उन्होंने इस चीज़ को, इस जो प्लान है उसको उन्होंने छोड़ दिया कि चलो ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? अपने घुटने पर आया हुआ एक निशान, कट का निशान, वो चेक करने की कोशिश करी, जो कि परिमल घोष द्वारा जी बताई गई थी कि आपके घुटने पे चोट लगी थी जब आप हुदरू फॉल्स घूमने के लिए गए थे। तो उन्होंने वो देखा तो चोट तो थी, पर उन्हें याद नहीं था कि ये चोट लगी कैसे है। उसके बाद उन्होंने आखिरकार दिनेश मुखर्जी, जो उनके दोस्त थे, जो परिमल घोष जी ने कहा था कि वो आपके साथ गए हुए थे रांची, उनको फ़ोन करके आखिरकार उन्होंने ये पूछ ही लिया और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि हाँ, तुम मेरे साथ थे अक्टूबर 1958 में जब हम रांची घूमने गए थे। Why did बिपिन बाबू hesitate to visit Mr. मुखर्जी? Why did he finally decide to phone him? पहले तो बिपिन बाबू जो थे झिझक रहे थे कि मैं मिस्टर मुखर्जी से क्या बात करूंगा। उसके बाद उन्होंने आखिरकार उनको फ़ोन कर दिया। तो पहले जब वो झिझक रहे थे तो उनके झिझकने का कारण ये था कि जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि कोई परेशानी में है बिपिन बाबू या कोई दिक्कत है, वो मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और दूसरी चीज़, उनका जो सरकाज़म था, उनका जो मजाक करने का तरीका था, वो बहुत ही बुरा था, किसी को ठेस पहुँच सकती थी और वो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे बिपिन बाबू, इसलिए वो झिझक रहे थे। लेकिन आखिरकार अगले दिन जब वो ऑफिस गए और फिर उनका सर घूमने लग गया, वो इतने परेशान हो गए उस बारे में सोच सोच कर, वो घर बात जो है वो घर बनाने लग गई थी उनके दिमाग में। तब उन्होंने सोचा कि मैं आखिरकार उन्हें फ़ोन करके पूछ ही लेता हूँ। What did Mr. मुखर्जी say? Did it comfort बिपिन बाबू और add to his worries? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा और बिपिन बाबू को वो चीज़ हुए सहमत उस चीज़ से, या फिर वो और परेशान हो गए? तो मिस्टर मुखर्जी ने बिपिन बाबू को बताया कि आप तो भाई 1958 में अक्टूबर के महीने में मेरे साथ रांची घूमने गए हुए थे और ये बात 100% सत्य है। तो ये सुनकर विपिन बाबू तो और अचंभित रह गए। ये उनकी सहमति या उनका सुकून नहीं था, ये उनकी परेशानी बढ़ाने वाली चीज़ थी जो यहाँ पर हुई थी। तो ये हो गया हमारा छोटा सा रिवीजन। शुरू करते हैं हम पार्ट 3 को। अभी तक हमने ये देखा था कि पहले उन्होंने मिस्टर मुखर्जी से बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन्हें फ़ोन कर लिया, क्योंकि उन्हें सोचा कि अगर मैं फ़ोन पर इनसे बात कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, कम से कम सामने से मुझे वो मेरी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो ये कह करके उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, जिसमें उन्हें पता चला कि शायद उनकी याददाश्त में ही कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही याद नहीं था कि वो रांची घूमने गए थे। After lunch time, बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry a sitting on his desk and working. अब क्योंकि वो परेशान थे, ना उन्होंने खाना खाया था, उनको भूख लगना बंद हो चुकी थी, वो इतने परेशान हो गए थे। तो लंच टाइम जब खत्म हुआ तो उसके बाद बिपिन बाबू ने सोचा कि अब जो है वो अपने ऑफिस में बैठकर, अपनी डेस्क पर ऑफिस में बैठकर काम करना जो है अब उनके बस की बात नहीं हो रही थी। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 years he had been with the firm. वो 25 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी जो घटना है वो कभी नहीं घटी थी कि उनका काम करने में मन ना लगे या काम उनसे करते ही ना बने।
He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. उन्होंने क्या कहा कि उनकी एक रेपुटेशन थी, उनकी एक इज्जत थी कि लोग उन्हें कैसा समझते। टायरलेस का मतलब क्या होता है? टायर, यहाँ का मतलब टायर ये नहीं है कि वो पहिया जो होता है टायर, नहीं। देखिए TIRE टायर है, इस टायर का मतलब होता है थकना, जो हम कहते हैं ना टायर्ड वाला, तो वो टायरलेस है ना, कभी ना थकने वाले। कंसेंशियस का मतलब क्या दिया है? केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली हेड। तो उन्होंने क्या बोला? करेक्टली, किसी काम को बहुत सही से करने वाला, बिल्कुल करेक्ट तरीके से करने वाले जो है यहाँ पर ध्यान से करने वाले वर्कर हैं। लेकिन आज उनका जो सर है वो घूम रहा था, कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, उनका सर घूम रहा था, वो परेशान थे। आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें क्या देखा कि दोपहर के भोजन के बाद यानी कि लंच के बाद जो है विपिन बाबू का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि अब उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है इस बारे में सोच सोच कर कि उनसे ऑफिस में काम करते नहीं बनेगा। और ये 25 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि उनका काम में मन नहीं लग रहा था या उनसे काम हो ही नहीं पा रहा था। उनका सर घूम रहा था, जहाँ की वो अब तक काफ़ी एक टायरलेस, एक ना थकने वाले और बहुत ही ध्यान से ध्यानपूर्वक करने वाले एम्प्लॉय रहे हैं। उनकी ये रेपुटेशन आज तक रही है। तो बैक होम एट 2:30, वो 2:30 बजे घर आए, 2:30 पर घर आए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। वो अपने बिस्तर पर जाके लेटे और उन्होंने अपनी जो है सारी सोच एकाग्रता से एक जगह लगा दी, याद करने की कोशिश करी कि उन्हें एक छोटा सा किस्सा भी रांची का याद आ जाए तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा कि हाँ चलो उन्हें याद तो है। तो गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। जैसे आप बोलते हैं चलिए ठीक है मैं शांति से याद करता हूँ या मैं शांति से कोई डिसीजन लेता हूँ, तो आप कैसे बैठेंगे? आप आराम से बैठ जाएंगे, लंबी सांसें लेंगे, पानी पिएंगे और फिर और ज़्यादा एकाग्रता से सोचने की कोशिश करेंगे। बस उसी ही क्रिया को हम गैदर हिज विट्स टुगेदर कहते हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। अब वो क्या बोल रहे हैं इतने बड़े सेंटेंस में? उन्होंने कहा कि उनको पता था कि किसी का एक्सीडेंट के द्वारा जो याददाश्त चले जाना होता है वो उन्होंने काफ़ी सुना था, काफ़ी होते भी देखा था, लेकिन वो एक बार भी किसी का ऐसा सुनाया हुआ किस्सा या उनके सामने आई हुई ऐसी कहानी देखे हैं कि उनको सब कुछ याद है लेकिन एक चीज़ उनको याद नहीं है। सिंगल इंस्टेंस जो है कोई याद नहीं रखता है और सब कुछ उनको याद रहता है। एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और तो और एक ऐसा रीसेंट और सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जब किसी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है ना, उसकी महत्वता ज़्यादा होती है तो कहते हैं सिग्निफिकेंट। और बहुत ही पास का अभी अभी बीता हुआ एक जो किस्सा है वो उनको याद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो उनको क्या लगा, वो घर वापस आके बहुत ही एकाग्रता से सोचने लगे कि मैं याद तो करूं, उसके बावजूद उन्हें याद नहीं आ रहा था। और वो ये सोच के परेशान थे कि उन्होंने सुना था कि किसी की याददाश्त किसी एक्सीडेंट में, बीमारी में चली जाती है, लेकिन ये तो कभी भी नहीं सुना था कि कोई एक जो है किस्सा वो याद नहीं रख पाता है और उसको बाकी सब याद रहता है और उस किस्से से जुड़ी हुई कोई बात भी उसको याद नहीं रहती है। मतलब जाने की तैयारी, आने के बाद वापस आने की बातें, ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो उस किस्से से जुड़ी हुई होती हैं, उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं था। He had always wanted to go to रांची। अब उनका रांची जाने का हमेशा से मन था। अगर उनका इतना ही मन था तो वो जो है जाने की बात भूल कैसे सकते हैं? To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। अब रांची जाने का उनका हमेशा से मन था तो वहाँ जाना, मज़े करना, घूमना फिरना और कुछ भी याद ना रख पाना, ये कैसे मुमकिन था? अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। जो हम कहते हैं उसका मतलब अटरली होता है कि वो पूर्णतः नामुमकिन था कि कोई व्यक्ति अगर कहीं जाने की इच्छा रखता है और जब वो वहाँ जाता है तो आखिर वो वहाँ के जाना, क्रिया, वहाँ की प्लानिंग, तैयारी, हर चीज़ को कैसे भूल सकता है? मतलब एक का एक चीज़ जो है उनके याद में, उनकी याददाश्त में वो चीज़ नहीं है। अब क्या हुआ? एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 बजे 7:30 पर बिपिन बाबू के जो नौकर हैं वो आते हैं और कहते हैं चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू आए हैं, चुन्नी बाबू सर आए हैं और वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी बात है जो उन्हें करनी है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। उन्हें पता था कि चुन्नी बाबू किस काम से आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। और चुन्नी लाल उनका बचपन का दोस्त था, यानी कि उनके स्कूल का दोस्त था।
और उनको ये भी पता था बिपिन बाबू को कि चुन्नी बाबू अगर किसी बात को इम्पोर्टेंट कहकर आए हैं तो वो क्या बात होगी, उन्हें वो पहले से पता था। वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे और वो इस चीज़ को लेके परेशान थे। वो अपना पूरा दिन इस चीज़ में व्यतीत कर रहे थे कि किस प्रकार वो अपना दिन मतलब किस प्रकार वो याद कर लें अपना रांची जाना, घूमना फिरना, क्योंकि रांची जाने का उनका मन था, उनकी इच्छा थी, लेकिन वो उसी जगह जाकर घूम कर आ गए और उन्हें याद भी नहीं है। उसके बाद में 7:30 बजे चुन्नी बाबू आए तो उनके नौकर जो हैं हमारे बिपिन बाबू के, उन्होंने आके बोला कि कुछ बहुत ज़रूरी काम है, चुन्नी बाबू ऐसा कह रहे हैं। जिस पर इनके दिमाग में आ गया था कि चुन्नी बाबू किस काम से आए होंगे, और चुन्नी बाबू का नाम है चुन्नी लाल, जो कि उनके साथ स्कूल जाया करते थे। तो अब देखते हैं कि चुन्नी बाबू किस काम से आए थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. अब वो एक नौकरी के लिए उनके पास आ रहे हैं और उनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, जैसे जैसे वो नौकरी की गहन तलाश में है। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and अब उनको पता था कि बिपिन बाबू को खुद को पता था कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और उनको बता भी चुके थे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। अब बैड पेनी का यहाँ क्या मतलब होता है, एक खोटे सिक्के की तरह वो यहाँ पर वापस लौट कर आते जाते थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनके बचपन का दोस्त जो इतने अच्छे कंपनी में काम कर रहा है उनकी भी नौकरी में यहाँ पर मदद करेगा। तो क्या हुआ कि उन्हें क्या पता था कि हाल ही में उनका जो है बुरा वक्त चल रहा है, और इसीलिए वो जॉब के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में उनके पास कई बार वापस आ जाते थे। क्योंकि बिपिन बाबू उनकी मदद नहीं कर पाते थे, वो उनको बता चुके थे कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ये संभव नहीं था। ये जानने के बाद भी चुन्नी बाबू जो है वो बार बार लौट आया करते थे इस उम्मीद से कि उनके बचपन का दोस्त उनकी मदद करेगा। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. उन्होंने ये भी कह दिया था उनसे, ये बोल के भिजवा दिया था कि मैं अभी नहीं, कुछ हफ्तों तक तुम किसी से नहीं मिल पाता हूँ, मिलना चाहूँगा, ये चुन्नी बाबू से नहीं मिल सकता। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. There was no harm in asking him. अब उन्हें क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये संदेशा अपने सर्वेंट को दिया कि आज नहीं, कुछ हफ्ते के लिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ या मेरी इच्छा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चुन्नी को कह दो कि मैं नहीं मिल पाऊँगा, ये कह के जैसे ही उन्होंने अपने सर्वेंट को वापस भेजा और सर्वेंट जो है वो जो नौकर है वो कमरे से बाहर निकला, उनको एकदम से याद आया कि शायद उसको 1958 के जो इस घटना है रांची जाने वाली, उसके बारे में कुछ तो पता होगा। तो उससे पूछने में क्या ही हर्ज है, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, वो तो मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगा, हालांकि मुझे समझेगा। तो उन्होंने ये सोच के जो है चुन्नी से बात करने के बारे में सोचा। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव। अब बिपिन बाबू दौड़ते हुए अपनी सीढ़ियों से उतरकर नीचे गए और उन्होंने चुन्नी को देखा, चुन्नी जाने ही वाला था, वो निकल चुका था बाहर। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न आउट होपफुली। और जैसे ही बिपिन बाबू सामने आए वो उसके अंदर उम्मीद जागी, वो खुशी से वापस आ गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। और उन्होंने पुरानी बातों के बारे में कोई बात ही नहीं करी जिस बारे में चुन्नी बात करने के लिए आए थे। बीट अबाउट द बुश मतलब पुरानी बातों के बारे में बात करना। तो पुरानी बातें वो भूल रहे थे। अब वो ऐसा नहीं कि वो रांची जाने के बारे में भूल रहे थे, लेकिन वो उनको भुलाना चाहते थे कि रहने दो, छोड़ो, जिस भी काम के लिए आए हो तुम तो मेरी मदद कर दो। तो क्या हुआ, बिपिन बाबू भगते हुए नीचे गए। उन्होंने देखा कि चुन्नी जा रहा है, लेकिन चुन्नी ने जैसे ही उनको देखा तो उसके मन में भी उम्मीद जग गई कि हाँ चलो ठीक है, शायद मेरी नौकरी के कुछ आसार हैं या फिर आज मेरा दोस्त मेरी कोई मदद कर पाएगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो फिजूल बातें नहीं करना चाहते हैं, वो मेन बात पर आना चाहते हैं, ज़रूरी बात, जो कि क्या थी, उनके रांची जाने की जो घटना है, जो यात्रा है, उसके बारे में पूछने के लिए। Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. उन्होंने बोला कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त है और तुम मुझे अभी काफ़ी समय से आते जाते उठते बैठते देख रहे हो। Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? उन्होंने कहा एक बार जरा throw your mind back का मतलब होता है अपने दिमाग के, मतलब अपनी याददाश्त में पीछे जाइए और मुझे बताइए कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। तो चुन्नी कहता है 58, it must have been 58 or was it 59? तो उन्होंने क्या बोला कि 1958 में गए थे या 1959 में गए थे, इस प्रकार उन्होंने पूछा। मतलब उनको लेकिन इस बारे में कोई भी डाउट नहीं थी, कोई भी उन्हें शक नहीं था कि वो रांची नहीं गए हैं। वो भी यही कहना चाह रहे थे कि रांची आप तो
जा चुके हैं। उन्होंने एकाएक जो है चुन्नी से यही सवाल पूछा कि अपनी जो याददाश्त है उसको पीछे भेजो और मुझे याद करके बताओ कि मैं 1958 में रांची गया था कि नहीं, जिसमें कि चुन्नी ने क्या जवाब दिया कि 1958 था या 1959 था। ये नहीं पूछा कि रांची गए थे कि नहीं गए थे या क्यों पूछ रहे हैं, नहीं, उनको सिर्फ डेट की जो थी वो उनको दिक्कत थी। यू श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो उन्होंने वही सवाल पूछा कि मतलब कि तुम्हें ये पता है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट मिक्सड विथ वरी। उनका जो एकदम भौचक्का, अमेजमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, मतलब वो एकदम से सरप्राइज हो गए। सरप्राइज का मतलब सिर्फ खुशी नहीं होता, सरप्राइज का मतलब होता है हम जब भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी होने की या हमें नहीं पता था ये होने वाला है, वो होते देख लेते हैं तो हम एकदम से एक अचंभित हो जाते हैं, उसे यहाँ कहेंगे अमेजमेंट। अब वो जिस लुक से देख रहे थे, जिस तरीके से वो विपिन बाबू को देख रहे थे, वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। अब देखिए क्या लिखा है, नॉट अनमिक्स्ड, मतलब उसका मतलब होता है कि वो मिक्स्ड ही थी, मतलब चिंता भी थी उनको इस चीज़ को देखकर और सरप्राइज भी था, शॉक भी थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, मतलब क्या आपको इस चीज़ को लेकर शक है कि आप गए भी थे कि नहीं। डेड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, क्या आपको ये अच्छे से याद है। मतलब कि वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ अपने सवालों का जवाब जानना चाहते थे, जो कि ये था कि तुम तो मुझे बस इतना बता दो कि मैं गया था कि नहीं गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर। अब वो क्या हुआ, वो सोफे पे बैठे, फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, मतलब बहुत देर तक ऐसे घूर के देखने के बाद उन्होंने कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आप ड्रग्स लेने लग गए हैं, क्या आप इन सब गलत चीज़ों का सेवन करने लग गए हैं जो आप मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि मतलब आपको ये चीज़ पक्का पता है कि मैं रांची तो गया ही गया था। उसके बाद में चुन्नी ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और अचंभित रूप से उनको देखा, उनको चिंता भी हुई और उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं कि आप वहाँ गए थे। तो इन्होंने ये बोला कि आप मुझे बस इतना बताओ कि मैं गया था कि नहीं गया था। जिस पर जो विपिन बाबू हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चुन्नी जो है वो सोफे पर बैठ गए और सोफे पर बैठ के उनको घूरने लगे और फिर बोलते कि क्या आप ड्रग्स वगैरह का सेवन करने लग गए हैं, जो आप मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जहाँ आप स्वयं घूम के आ चुके हैं वहाँ के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि मैं गया था कि नहीं। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। और फिर उन्होंने बोला कि जितना मुझे पता है, एज फार एज आई नो मतलब जितना ज़्यादा मुझे पता है उस हिसाब से तो मुझे ये भी पता है कि इन सब चीज़ों में आपका एक क्लियर रिकॉर्ड रहता है, मतलब आपको अच्छे से ध्यान रहती है कि आप क्या चीज़ें कब कैसे कहाँ करते हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। उन्होंने कहा कि पुरानी जो दोस्ती है, जैसे उन्होंने यहाँ पर जो है एक सरकाज़म है, एक कमेंट मारा है, क्योंकि उन्होंने खुद के बारे में ये चीज़ कही है, जो चुन्नी लाल है हमारे चुन्नी बाबू हैं। क्या कहा उन्होंने कि पुराने दोस्तों को याद रखना एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है हमारे लिए, हमें कभी भी पुराने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे नए कितने भी दोस्त बना ले, पर हमारे पुराने दोस्त हमेशा हमारी यादों में, हमारे टच में, कनेक्शन में रहना चाहिए कि हम साल 2 साल में कभी उनसे मिल लें। ये यहाँ पे चुन्नीलाल कहना चाहते हैं। और सिर्फ मिलना नहीं होता, अगर हमारे किसी पुराने दोस्त को हमारी ज़रूरत होती है तो हमसे अगर वो चीज़ नहीं भी बन पा रही है तो हम थोड़ी तो कोशिश करते हैं कि हाँ हम इसकी मदद कर दें। तो वो यहाँ कहते हैं कि आप भले ही अपने पुराने दोस्तों को उतनी अहमियत नहीं देते हैं या उनको याद नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी याददाश्त तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब वो कहते हैं कि आप क्या सच में ये कह रहे हैं कि आप रांची ट्रिप के बारे में पूर्णतः भूल चुके हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलस स्टेयर। इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो उन्हें घूर रहे थे क्योंकि वो उनको परेशान करना चाह रहे थे, परेशान करना नहीं चाह रहे थे। और वो जिस तरीके से, जिस परेशानी से और वो चिंता से उनको देख रहे थे, तो अब उनको और ज़्यादा ही बुरा लगने लगा बिपिन बाबू को कि मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ कि मैं इतनी बड़ी चीज़ भूल रहा हूँ, याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नीलाल। तब चुन्नीलाल ने उनसे क्या बोला कि आपको याद है मेरी पिछली जॉब क्या थी, पहले मैं क्या नौकरी करता था। तो अब चुन्नीलाल ने अलग तरीके से यहाँ पर अपना जो है पूछताछ शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि वो ये कहते हैं, अब चुन्नीलाल ही सब ये कह रहे हैं
कि मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों में तो तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से याद रहता है, भले ही आप अपने पुराने दोस्तों को अच्छे से याद ना रखें, लेकिन आपकी स्वयं की याददाश्त तो बहुत अच्छी है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आप रांची घूमने के लिए गए थे, और उन्होंने जिस तरीके से अविश्वास से उनको देख रहे थे कि कैसे ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप याद नहीं रख सकते हैं, तब उनने कहा कि आपको क्या ये याद है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या थी। ये चीज़ चुन्नी लाल ने किससे पूछी? विपिन बाबू से पूछी कि उनको चीज़ें किस प्रकार याद नहीं हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। और फिर उन्होंने कहा कि आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं याद कि मैंने ही तो आपकी रांची जाने की टिकट बुक करी थी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बात आ गई है वो वापस से वही आ गई है कि ये व्यक्ति भी उस रांची की ट्रिप से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद विपिन बाबू को याद ही नहीं है। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? उन्होंने क्या बोला कि मैं स्टेशन गया था आपको छोड़ने के लिए, और आपको जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, जो बोगी थी, उसका जो है एक पंखा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया था उसको सही करने के लिए। क्या आप सब कुछ भूल गए? मतलब इतने छोटे छोटे किस्से कहानियां जो है जुड़े हैं, लोग स्वयं से जुड़ी चीज़ें, जैसे परिमल घोष ने अपने से जुड़ी हुई चीज़ें बताई कि आपने मुझे वरांडा में चाय पीते वक्त ये बताया था, मैंने आपकी जो है आपके लिए टैक्सी बुक करी थी, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, दिनेश मुखर्जी जी ने अपने बारे में बात बताई कि मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ। इस प्रकार उन लोगों ने अपने खुद से जुड़ी हुई जो किस्से उनको याद थे रांची के यात्रा के बारे में, वो चीज़ें वो विपिन बाबू को बता के उन्हें याद करवाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, अगर आपको ये याद है तो आपको तो ये भी याद होना चाहिए कि मैंने ही आपकी टिकट बुक करी थी। ट्रैवल एजेंसी क्या होती है? वो लोग जो कि बस, ट्रेन, एयरप्लेन, इन सब चीज़ों की जो है टिकट्स बुक करते हैं। इनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो पूर्णतः साफ सुथरे तरीके से देख सके कौन सी सीट कहाँ अवेलेबल है, जो है वो किसने ले ली है, या वेटिंग में है, या रिजर्व्ड है। इस प्रकार की उनके पास सारी डिटेल इकट्ठा होती है और वो लोग बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन की जो टिकट थी रांची जाने की विपिन बाबू की, वो किसने बुक करी थी? चुन्नी लाल ने ही तो बुक करी थी। और उनने कहा कि मैं आपको स्टेशन भी छोड़ने आया था जहां आपका पंखा काम नहीं कर रहा था कंपार्टमेंट का, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन तक लेकर आया था उसका पंखे को ठीक करने के लिए। तो आप इतनी सारी चीजें जो है कैसे भूल सकते हैं? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी दिक्कत है ना, आप मुझे थोड़े से ठीक नहीं लग रहे हो, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। साइड का मतलब क्या होता है? एक गहरी लंबी सांस लेना, इस प्रकार की। और उन्होंने बस ऐसे अपना सर हिलाया कि अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। I've been working too hard, he said at last। उन्होंने आखिर में कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। That must be the reason, must सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, यही कारण हो सकता है कि आप जो है सोच नहीं पा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो एक स्पेशलिस्ट या फिर एक काउंसलर वगैरह को जो है आप कंसल्ट करें, उनसे जाके बात करें। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर का एक सेक्शन होता है जिसे हम काउंसलर या स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो हमारी जो दिमाग की जो दिक्कतें होती है, चीज़ें भूलना, याद ना आना, सर दुखना, या इस प्रकार किसी चीज़ को ज़्यादा सोचना, है ना, ज़्यादा सोच के फिजूल के टेंशन लेना, चिंता करना, इन सब चीज़ों का जो है हमको समाधान कौन बताते हैं? स्पेशलिस्ट या काउंसलर बताते हैं। तो बस यहीं पर जो है वो कहते हैं कि यही कारण हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपके दिमाग पे ये असर हो रहा है, तो आप किसी स्पेशलिस्ट से जाके बात क्यों नहीं करते? Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job। और डाउटलेस इट वॉज मतलब ये चीज़ तो बहुत ही साफ साफ हमको क्लियर हो गई कि बिपिन बाबू की हालत को देखकर जो है चुन्नीलाल ने अपनी नौकरी के बारे में कोई बात नहीं करी और वो घर से चले गए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे साथ जो भी मामला है, जो भी दिक्कत है, उससे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और वो ये भी कहते हैं विपिन बाबू आखिरकार अपना एक गहरी लंबी सांस लेकर कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो वो चुन्नीलाल ने इस पर क्या जवाब दिया कि आप जो है अपनी कंपनी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद यही एक कारण है कि आप जो है परेशान हैं और आप चीज़ें भूलने लगे हैं। तो आप किसी स्पेशलिस्ट को जा कर के देखें, किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही साफ थी कि चुन्नीलाल ने अपनी नौकरी जिसके लिए वो आए थे बात करने के लिए, वो नहीं करी, क्योंकि बिपिन बाबू की हालत इतनी ख़राब थी, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक
नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च करी। रिसर्च में उन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि एक अच्छा सा डॉक्टर कौन है जो मेरी इस चीज़ में मदद कर सकता है। अब उन्होंने बोला परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज। उनकी जो नाक थी उसकी बनावट बिल्कुल तीखी थी और उनकी आंखें बहुत ही, आंखों में एक चमक थी जैसे अक्सर डॉक्टर्स में होनी चाहिए। और परेश चंद जो है वो डॉक्टर का नाम था, परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन। वो यंग फिजिशियन थे। फिजिशियन मतलब एक जनरल डॉक्टर होता है जो ऊपरी तरह से जो है समाधान करता है चीज़ों का, इंटरनल ऑर्गन्स का उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल डॉक्टर होता है जिसको हम हर छोटी चीज़ के लिए जाकर दिखा सकते हैं। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और वो इस चीज़ को लेके सोचने लग गए कि कुछ तो गड़बड़ है, जो बिपिन बाबू इतने परेशान है, मतलब इनके जो लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण किसी भी चीज़ के, जैसे कि बीमारी है, जैसे बुखार है तो शरीर गर्म हो जाना, ठंड लगने लगना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये लक्षण होती हैं ना बीमारी के। तो वैसे ही सिम्टम्स भी लक्षण का ही इंग्लिश है कि बिपिन बाबू के जो लक्षण थे, जो सिम्टम्स थे, उनके बारे में सुनने के बाद वो सोच में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन है। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। उन्होंने बहुत ही दुख में और बहुत ही चिंता में ये चीज़ कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। उन्होंने कहा कि मेरी मदद करें इस बीमारी से ठीक होने में, मैं जल्दी से जल्दी मेरी मदद करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी मुश्किल आ रही है मुझे मेरा काम करने में, वो मेरे काम पे असर डाल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, वो डॉक्टर चंदा के पास गए जिनका नाम परेश चंदा है। वो एक यंग डॉक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से बहुत ही सुंदर दिखते हैं कि आप बहुत ही इजीली उनसे कंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत आराम से उनसे बात करने लगेंगे, आपको वो एक पॉजिटिव जो एक सकारात्मक आपको सराउंडिंग देंगे। अब वो इस कहानी के बारे में, इस सिम्टम इन लक्षणों के बारे में सुन के अचंभित हो गए और वो भी सोचने लग गए कि ये किस प्रकार की बीमारी है। और फिर उन्होंने क्या कहा बिपिन बाबू ने कि देखिए डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी से जल्दी इस परेशानी से ठीक करिए, क्योंकि आप नहीं जानते या मैं बता ही नहीं सकता कि मेरे को मेरे काम में कितनी परेशानी आ रही है। अब क्या हुआ, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया और बोला, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, बिपिन चौधरी नाम है उनका, जो हम इतने देर से बिपिन बाबू पढ़ रहे हैं। तो अब बिपिन बाबू ने क्या बोला, मतलब बिपिन बाबू को क्या बोला गया कि आपको पता है मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मैं इस प्रकार का, जैसा आपकी कहानी है, जैसे आपके लक्षण हैं, इस प्रकार की घटना के साथ कभी मेरा सामना हुआ ही नहीं है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ें आज तक जीवन में देखी हैं डॉक्टर होते हुए, उनसे तो ये बहुत बाहर है, क्योंकि ये चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी बीमारी नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके लक्षणों को एक साथ रख के ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि इसका कारण क्या हो सकता है कि आप चीज़ें भूल रहे हो। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मेरे पास एक तरीका ज़रूर है जो हम आजमा सकते हैं, और उसको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या करें, तो कुछ से कुछ तो बेहतरी है और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो डॉक्टर चंदा ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि देखिए मिस्टर चौधरी, कि इस प्रकार के मामले से तो मेरा कभी सामना हुआ नहीं है, और ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा है, ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव के क्षेत्र से ही बाहर है। तो अब वो कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा सुझाव है जो मुझे पता नहीं कि काम करेगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। तो अब हम देखते हैं कि बिपिन बाबू ने जो आगे झुककर बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता से, बहुत ध्यान से सुनने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो मुझे डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। तो बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर चंदा, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। अब वो कहते हैं कि जैसे जहाँ तक मुझे लगता है, डॉक्टर चंदा कहते हैं, और आपको भी यही लगेगा, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। आप रांची तो गए होगे, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे, तो आप रांची तो गए होगे, लेकिन किसी अननोन कारण, मतलब कोई ऐसा कारण जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता, उस कारणवश जो है आपके दिमाग से वो पूरा जो है एक एपिसोड है, एक जो कहानी है इतनी बड़ी, वो निकल गई है आपके दिमाग से।
तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ और आपको भी यही लगता होगा कि आप रांची तो गए हैं, क्योंकि किसने, परिमल घोष ने तो बोला ही बोला, उसके साथ साथ दिनेश मुखर्जी जो उनके दोस्त हैं उनने भी बोल दिया, और आखिरकार उनके बचपन के दोस्त चुन्नीलाल ने भी इस चीज़ की पुष्टि में कर दी आखिर में। तो अब जो है, अब उनको ये पक्का हो गया कि मैं रांची गया हूँ, पर दिक्कत ये है कि उनको ये याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी कारण से, किसी अज्ञात कारण से जिसका कोई ज्ञान नहीं है, उस कारण से उन्होंने जो है वो भूल गए हैं कि वो रांची जा चुके थे। What I suggest is that you go to रांची once again। अब वो क्या कहते हैं कि अब रांची एक बार फिर घूमने जाइए, है ना। The sight of the place may remind you of your trip, this is not impossible। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जब हीरो की याददाश्त चली जाती है तो वो उन्हें पुरानी चीज़ें याद कराने की कोशिश करते हैं, जो देख करके उनके दिमाग के अंदर ऐसी चित्र आने लग जाते हैं कि अरे हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ये तो ऐसा कुछ हुआ था, मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो इस प्रकार उनकी याददाश्त जो है वापस आ जाती है, उनका सर दुखने लगता है, वो सर पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हमारे डॉक्टर चंदा ने इनको सजेस्ट किया कि आप रांची फिर से घूमने जाइए और वहाँ की चीज़ें देखकर वहीं रुकिए जहाँ आप रुके थे, लोगों से पूछ के जाइए, हर चीज़ उसी प्रकार करिए, उन्हीं लोगों के साथ चले जाइए। तो क्या हो जाएगा कि आपको शायद से वो सब कुछ वापस से अनुभव करके आपको वो कहानी याद आ जाए। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मैं आपको कोई मदद आपकी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। और मैं आपको एक नर्व टॉनिक मतलब दिमाग की एक टॉनिक जो आपके दिमाग को और तंदुरुस्त दुरुस्त बनाए, और एक ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? अ मेडिसिन दैट कॉजेज स्लीप। आप ऐसी कोई ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन होती है, अक्सर खांसी वगैरह की जो ऐसी दवाइयाँ आती है बुखार में, जिसको खाकर आपको नींद आ जाती है ताकि आपके शरीर को आराम ज़्यादा मिल पाए। तो ट्रैंक्विलाइजर उसी प्रकार की एक दवाई होती है, मतलब एक केमिकल होता है जो दवाइयों में डाला जाता है जिसकी वजह से नींद आती है। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। मतलब नींद लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अभी तो सिर्फ सोच कर परेशान हैं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका सर दर्द देने लग जाएगा या आप बीमार भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर उन्होंने क्या सुझाव दिया कि आप रांची वापस घूमने चले जाओ, तो वहाँ की चीज़ें देखकर आपको याद आ जाएगा कि आप यहाँ शायद से पहले आ चुके हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपको हल्की फुल्की दवाई दे देता हूँ। उन्होंने एक दिमाग को दुरुस्त बनाने की एक टॉनिक दे दी और एक दवाई दे दी जिससे उनको नींद आ जाए, क्योंकि नींद इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका शरीर जो है उनको सपोर्ट कर सके, नहीं तो वो सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, सर दर्द हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको एक बहुत ही हेल्दी सजेशन, बहुत ही स्वस्थ रहने का जो है एक तरकीब यहाँ पे सुझाई। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले दिन जो है उनको थोड़ा सा ठीक लग रहा था, क्योंकि उनके शरीर को आराम मिल गया था, उनका सर दर्द नहीं कर रहा था, वो सोच सोच के हैरान परेशान नहीं हो रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप टू हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। अब उन्होंने क्या किया, नाश्ता करने के बाद अपने काम की जगह पर अपने ऑफिस पर फ़ोन लगाया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, शायद वो छुट्टी के बारे में बता रहे होंगे। और प्रोक्योर्ड मतलब टू ऑब्टेन समथिंग। उसी वक्त जो है शाम की, उसी दिन शाम की फर्स्ट क्लास टिकट जो है वो रांची के लिए उन्होंने ले ली, बनवा ली। तो क्या हुआ, उन्होंने सुबह उठे, उनको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वो दवाई खा करके सोए थे, तो उनका शरीर बहुत ही उनको स्वस्थ महसूस हो रहा था। उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करके उन्होंने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ले ली और उसी दिन शाम की टिकट उन्होंने ले ली फर्स्ट क्लास रांची जाने की। अब क्या हुआ कि गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज दैट एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। रांची स्टेशन पर उतर के उनको सबसे पहले एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि वो कभी रांची नहीं आए हैं, क्योंकि वो इस माहौल को, इन चित्रों को, इस रेलवे स्टेशन को पहली दफ़ा देख रहे हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली स्टेशन के बाहर आकर, और उस टैक्सी से वो कुछ वक्त तक यहाँ वहाँ घूमते रहे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें देखें, समझे, रोड्स को पहचाने। उस वजह से उनको क्या होगा, शायद याद आएगा। He realized that the streets, the building, the hotel, the bazaar, the Morabadi Hill, with none of these had the slightest acquaintance. उनने क्या कहा कि इतनी सारी चीज़ें जो वो देख रहे थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये जो सड़कें हैं, ये इमारतें हैं, ये होटल हैं, जो बाज़ार हैं, या जो ये मोराबाड़ी हिल एक पहाड़ है वहाँ का, इन सब चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है मेरी याददाश्त में, क्योंकि मुझे ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पहले देखा हुआ है। स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस मतलब अ पर्सन दैट यू नो बट हु इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड। कोई आपका करीबी दोस्त नहीं होता है लेकिन आप उसे जानते हैं, तो
तो यहाँ एक्वेटेंस क्या है कि आप रांची में रहते नहीं हैं लेकिन आपको ये जगह पता है। जैसे आप कभी कहीं घूमने गए हैं, दिल्ली, मुंबई या कहीं भी घूमने गए हैं, तो आप जब वापस से वहाँ जाएंगे तो भले ही आप दिल्ली में नहीं रहते लेकिन वो जगहों को देखकर, वो सड़कों को देख के आपको याद आएगा कि हाँ, जब हम पिछली बार आए थे तब ये भी ऐसा ही दिख रहा था। बस वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन उनको तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो पहले यहाँ आ चुके हैं। वुड अ ट्रिप टू दी हुड्रू फॉल्स हेल्प? फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि हुड्रू फॉल्स जाना सही रहेगा, शायद से वहाँ मुझे चीज़ें याद आ जाएं। तो अब क्या हुआ, अगली सुबह जब वो रांची ट्रेन से उतरे तो स्टेशन देख के उनको ये पक्का हो गया था कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ। और फिर उसके बाद में उन्हें स्टेशन से टैक्सी लेकर बाहर घूमे और घूमते वक्त उन्हें सड़कें, इमारतें, बाजार, हिल, पहाड़, जाने क्या क्या देखा। और वो देखने के बाद उन्हें क्या एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी जाना पहचाने नहीं लग रहा, मुझे ज़रा सा भी क्लिक नहीं हो रहा, ज़रा सा भी ये नहीं लग रहा कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। और फिर उन्हें सोचा शायद हुड्रू फॉल्स जाना एक अच्छा आइडिया होगा, चलो हुड्रू फॉल्स चलते हैं, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या होता है। अब क्या हुआ कि he didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave the feeling that he hadn't tried enough. उनको ऐसा लगा, उनको इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे उस वक्त कि वो ये फील नहीं करना चाहते कि मतलब वो इस जो है काश वाले एक मोमेंट में, एक इमोशन में जो है वो नहीं जाना चाहते। उनके मन में ये भावना ना आए कि यार मैंने कोशिश नहीं करी, काश मैं और रुक जाता, काश मैं वहाँ चले जाता। तो वो हर चीज़ ट्राई करके देखना चाहते थे, हर चीज़ की कोशिश करके देखना चाहते थे। So he arranged for a car and left for हुड्रू in the afternoon. और वो एक गाड़ी करके हुड्रू फॉल्स जाने की जो है उन्होंने दोपहर में तैयारी कर ली, गाड़ी अरेंज कर ली और वो जा रहे थे। मतलब वो हर वो जगह घूमना चाहते थे, हर वो जगह देखना चाहते थे जहाँ वो पहले जा चुके हैं, जहाँ वो लोगों से सुन चुके हैं कि वो जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो काश की भावना लेकर रांची छोड़कर नहीं जाना चाहते थे कि वहाँ जाके उन्हें ये याद हो अपने घर वापस जाकर कि मैंने यहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ जाता तो शायद मुझे याद आ जाता। तो वो पूरी कोशिश यहाँ पर करना चाह रहे थे। At 5 o'clock the same afternoon हुड्रू, 5 बजे दोपहर में हुड्रू पर पहुंचे, 2 गुजराती gentlemen from a group of picnickers discovered बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder. अब क्या हुआ कि 5 बजे के आसपास, उसी दोपहर जब वो हुड्रू फॉल गए थे, तो 2 गुजराती लोग जो थे, 2 गुजराती व्यक्ति थे, सज्जन थे, कहाँ थे? ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स। पिकनिकर मतलब वो पिकनिक बनाने आए थे, बहुत सारे लोग पिकनिक बनाने आए थे, जिसमें से 2 गुजराती सज्जन जो थे उनने क्या देखा? बिपिन बाबू बेहोश पड़े हुए हैं एक बड़े से पत्थर के पास। बोल्डर यहाँ पर होता है पत्थर। When he came around, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. और जब वो उनके पास आए तो उन्होंने, उनके मुंह से एक ही बात निकली कि I am finished, there is no hope left, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं आ पा रहा था इतनी कोशिश करने के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब बिपिन बाबू की हालत और बुरी हो गई थी, क्योंकि दोपहर 5 बजे के करीब वो एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े थे और उनको किसने ढूंढा, किसको दिखे? वो 2 गुजराती सज्जन थे जहाँ पे वो पिकनिक बनाने आए थे। तो उनने बिपिन बाबू को इस प्रकार देखा, और जब वो बिपिन बाबू के पास आए देखने के लिए कि उनको क्या हो गया है, तो बिपिन बाबू के मुँह से क्या निकला कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, मुझे कोई उम्मीद अब नहीं है। क्योंकि हुड्रू फॉल्स आने के बावजूद उन्हें चीज़ें याद ही नहीं आ पा रही थी कि मैं रांची पहले आया हूँ कि नहीं। अगली सुबह बिपिन बाबू was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. वो कैलकटा वापस आ गए अगली सुबह, और उनको ये चीज़ पक्के तरीके से उनको विश्वास हो गया था कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, वो याद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत अब बुरी ही रहेगी। Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो उन्होंने क्या कहा? बहुत ही जल्द वो सब कुछ खो देंगे। अभी तो वो सिर्फ एक रांची की ट्रिप भूले हैं, रांची यात्रा भूले हैं, बहुत जल्द जो है वो काम करने की इच्छा, विल मतलब इच्छा, उनका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है काम करने का, उनकी सारी ताकत, उनकी सारी जो जिस चीज़ में वो माहिर है, उनकी कला और उनके मानसिक संतुलन को भी वो खो देंगे, वो भी शायद पागल हो जाएंगे। Was he going to end up in the asylum? And उन्होंने इस तरीके से पूछा क्यों? क्योंकि वो शायद यहाँ पर अपने भाई से अपनी तुलना कर रहे थे, जो वो उनके भाई भी पागल होके जिनकी मृत्यु हो गई थी पागलपन की बीमारी से। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी असाइलम में ही जाऊँगा? एंड अप एट असाइलम का मतलब क्या मैं भी अंत में असाइलम चले जाऊँगा? क्या मैं भी पागल खाने चले जाऊँगा? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पा रहे थे। वो इससे ज़्यादा सोच रहे तो वो सच में पागल
हो जाते। तो उन्होंने क्या बोला, अगली सुबह जब वो कलकत्ता आए तो उन्होंने सारी उम्मीद खो दी थी। अब उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ये तो बस शुरुआत है कि मैं एक यात्रा भूला हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी नौकरी करने की इच्छा, अपना आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन सब कुछ ही खो दूंगा। और फिर अब उन्हें अपने मन में ही सवाल आने लग गए कि अब मैं भी पागल खाने में ही जाऊंगा, क्या अंत में सब कुछ ऐसा हो जाएगा। वो बहुत ही नाउम्मीद हो गए थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। अब वो घर पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर जो चंदा है, परेश चंदा है, उनको फोन किया और बोला कि आप आ जाइए। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। आइस बैग क्या होता है, एक छोटा सा पैकेट होता है जिसके अंदर जो जेल रहता है, जिसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं, अपने घर के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, और वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसके अंदर जो जेल रहता है वो जम जाता है और वो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। आप सिकाई करने के लिए, चोट की सिकाई करने के लिए या सर्व की सिकाई करने के लिए, जब आपको सर दर्द होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो थोड़ी देर बाद पिघल जाता है, जब वो गर्म हो जाता है आप उसे फिर से रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसका काम होता है। तो नहाने के बाद वो बिस्तर में गए और एक आइस बैग को अपने सर पर ऐसे लगा कर वहाँ पर बैठ गए। Just then the servant brought him a letter which someone has left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उनके नौकर आए, उनके सर्वेंट आए और एक खत लेकर आए, एक चिट्ठी लेकर आए, जो कोई जो है लेटर बॉक्स में, जो उनके घर के बाहर लेटर बॉक्स था उसमें छोड़ गया था। कैसा था वो, एक ग्रीनिश एनवलप था, एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का लिफाफा था जिसके ऊपर लाल कलर की स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने परेश चंदा, डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर परेश चंदा, उनको फ़ोन करके बोला कि आप आ जाइए। और वो नहा वहा के बढ़िया अपने बिस्तर में लेटकर सर की सिकाई करने लग गए, शायद उनका सर दर्द हो रहा होगा। और उसके बाद उनका नौकर आया और नौकर बोलता है कि ये जो है एक खत आया है, एक चिट्ठी आई है जो हमारे लेटर बॉक्स में पड़ी थी, एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अब उसके नाम के ऊपर एक पर्ची लगी थी जिस पे लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल मतलब कुछ पर्सनल, कुछ चीज़ सीक्रेट या पर्सनल हो कि वो डायरेक्टली वो ही व्यक्ति पढ़े जिसका नाम इस लिफाफे पर लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल है। आपने कई जगह कॉन्फिडेंशियल शब्द सुना होगा जब आप कोई मूवी देखते हैं या कोई टीवी पर कोई शो देखते हैं जिसमें कि बिजनेस की बातें होती हैं, तो उनकी फाइल जो रहती हैं बिजनेस की, उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है। तो उस कॉन्फिडेंशियल का मतलब भी यही रहता है कि इस जो फाइल है उसको, ये फाइल जिसकी है या जो मेन हेड है, जो सर हैं, वो ही खोलेंगे, हर कोई इस फाइल खोल नहीं सकता है। तो वही चीज़ इस लिफाफे के साथ भी थी। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। और क्योंकि वो उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी, वो इतने परेशान थे, उसके बावजूद उनको लगा कि मुझे ये चिट्ठी पढ़नी ही पड़ेगी। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, दिस इज व्हाट ही रेड। उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा ऊपर से एक तरफ से और उस चिट्ठी को बाहर निकाला, और जब उसको खोल के वो पढ़ने लगे तो उन्होंने क्या पढ़ा वो हम देखते हैं। उन्होंने पढ़ा, डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about this kind of change in you that it has done. अफ्लुएंस का मतलब होता है ग्रोथ। जब आप किसी चीज़ में बढ़ोतरी करते हैं, जब आपकी उन्नति होती है, तो आप में ऐसा बदलाव आएगा। जो भी व्यक्ति ये लेटर लिख रहा है, जो भी व्यक्ति ये खत लिख रहा है, वो बोलता है कि प्रिय विपिन, मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आपकी जो उन्नति है जीवन में, वो इस प्रकार का बदलाव आपके अंदर लेकर आएगी। क्या ये वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन हिज लक? क्या आपका एक पुराने दोस्त को मदद करना इतना मुश्किल लग रहा था जब उसकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी? हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे, तो मेरी जो पहुंच है, जो मेरी कोशिशें थी, वो भी सीमित ही थी, क्योंकि मेरे पास उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी जितनी आपके पास थी, आप मेरी मदद कर सकते थे। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Unfeeling मतलब इतना बुरा जो बर्ताव है, एक रूड बर्ताव है, उसके लिए मेरे पास एक ख्याल था, एक इमेजिनेशन था, जो मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया। काय के लिए? रिट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, किसी गलती की सज़ा देने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया आपके इस बर्ताव के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप
बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखी है, एक उपन्यास लिखा है मैंने, और जो एक पब्लिशर पढ़ रहा है उसने कंसिडर किया है वो शायद से जो है उसको प्रकाशित कर सकता है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अगले कुछ महीने के लिए मेरी जो है कमाई अच्छी खासी हो जाएगी अगर उस पब्लिशर को मेरी किताब पसंद आ गई और वो उसको प्रकाशित कर देगा। तो हमने क्या देखा कि वो कहते हैं, जिसने भी ये खत लिखा है वो कहते हैं कि आपने ये जो किया है, और ये लिखा किसने है, ये हमारे चुन्नीलाल ने लिखा है, किसी और ने नहीं, उनके पुराने दोस्त चुन्नीलाल ने ये चीज़ लिखी हुई है। तो हमने क्या देखा कि चुन्नीलाल कहते हैं कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब आपकी उन्नति होगी जीवन में तो आप इतने बदल जाओगे कि अब आप अपने एक पुराने दोस्त की जो है मदद नहीं करना चाहोगे या करने की कोशिश नहीं करोगे, जबकि आपको जानते हैं कि उसके पास पैसे की कमी है आपके दोस्त के पास और उसकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत कम है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, एक ख्याल था जो मैंने सोचा कि मैं आपको सज़ा दूं इस चीज़ की कि आप कैसे भूल सकते हो, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है तो आप मुझे भूलना चाहते थे, जानबूझकर मेरी चिंता नहीं करना चाहते थे, और बस उस कल्पना का इस्तेमाल करके मैंने आपको एक पनिशमेंट दे दी है, एक सज़ा दे दी है, और अब तो तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि मैंने जो एक उपन्यास लिखा हुआ है जो कि एक प्रकाशक जो है वो पढ़ेगा और अगर उसको मेरी ये उपन्यास पसंद आ जाता है तो वो इसको प्रकाशित भी कर देगा, जिसकी वजह से कुछ महीनों के लिए मेरा जो है गुजारा अच्छे से हो जाएगा, तुम्हारा चुन्नीलाल। अब इस बात को पढ़कर when Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. और उन्होंने किसी को ये बात ही नहीं बताई। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ही याद आ गया था उसी वक्त जब मैं रांची में ट्रेन से उतरा था। यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग ही प्रकार का जो है मैंने केस देखा है। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। और उन्होंने कहा कि मेरा जो मेडिकल जर्नल है जिसमें मैं रोज़ की कहानियाँ केस लिखता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसको ऐसी बीमारी थी, ऐसे लक्षण थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर चंदा शायद इकट्ठा करते होंगे अपने मेडिकल जर्नल में रोज़ के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया एक अनोखा जो है किस्सा हो गया है, इसके बारे में तो मैं अपनी मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। और क्योंकि जो मिस्टर चंदा है, डॉक्टर चंदा है, वो मदद कर पाए बिपिन बाबू की, तो वो और ज़्यादा ही उत्साहित है इस चीज़ को लेके। द रीज़न वाई आई सेंट यू फॉर, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल दैट आई हैड इन रांची। अब वो क्योंकि बेहोश होकर गिर गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है पीछे कमर में जो है चोट आई है और दर्द हो रहा है क्योंकि मैं हुद्रू फॉल्स में गिर गया था। तो अब क्या हुआ कि उसकी दवाई चाहिए मुझे, मैंने उसके लिए आपको बुलाया है क्योंकि मैं चल नहीं पाता। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। उन्होंने कहा अब आप एक पेन किलर बता देते हैं तो मुझे वो जो दर्द है उससे आराम मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर चंदा को बोला कि मुझे तो सब कुछ याद आ गया, मैं जैसे ही रांची से ट्रेन से उतरा, रांची में पहुंचकर मुझे सब याद आ गया, धीरे धीरे मुझे बिल्डिंग सब कुछ याद आने लग गई। और उन्होंने कहा ये तो एक बहुत ही अनूठा मामला हो गया है, इसके बारे में मैं अपनी मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। और फिर उन्होंने डॉक्टर चंदा से कहा कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया था, सेंट यू फॉर का मतलब है कि आपके लिए खत भेजा था कि आप आ जाओ, ये मैंने इसलिए भेजा था कि मेरे जो है कमर में दर्द है गिरने की वजह से, कहाँ पर, रांची में जो मैं हुद्रू फॉल्स के पास गिर गया था, वहां गिरने की वजह से जो मेरी कमर में दर्द है उसके लिए आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं, दर्द निवारक दवा जो है वो आप मुझे दे सकते हैं। तो अंत में हमने देखा कि बिपिन बाबू ने ये चीज़ बताई ही नहीं डॉक्टर चंदा को कि उनके साथ ये मजाक हुआ है, उनके साथ ये जो है एक पनिशमेंट मिली है, उनको एक सज़ा मिली है अपने दोस्त की मदद ना करने की। और इसमें कितने सारे लोग यहाँ वहाँ से शामिल थे, ये चीज़ उनको सोच के अपने आप में एक बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी कि मैं कितना बुरा हूँ और मुझे उस चीज़ का पश्चाताप करना चाहिए या नहीं। तो ये थी हमारी कहानी बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जो कि दरअसल उनकी याददाश्त नहीं गई थी, उनको ऐसा महसूस कराया गया था कि उनकी याददाश्त चली गई है। इसका एक बढ़िया सा वन शॉट रिवीजन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट रिवीजन में आप इस ही पूरी कहानी को वर्ड टू वर्ड रीड ना करके आप इसकी जो है समरी पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, टाइप करें magnetbrains.com। ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और अपनी क्लास सेलेक्ट करें जिस भी क्लास में हैं आप तो 8th स्टैंडर्ड में हैं। और फिर आप हनी ड्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, वॉच नाउ के आइकन पर क्लिक करेंगे
उस पर क्लिक करके आपके सामने सारी यूनिट्स आ जाएंगी, सारे यूनिट के जो वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगे, और फिर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर वॉच नाउ करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है 6th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, सारे स्टेट बोर्ड्स के अनुसार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, आप इसे पढ़ सकेंगे अब, तो उसे लाइक करें। आगे के वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और अपने दोस्त की, अपने भाई बहनों की इस वीडियो द्वारा मदद करना चाहते हैं तो उनसे वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।